नमस्कार। आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है गांधी के राजनीतिक विचार। साथियों, महात्मा गांधी का व्यक्तित्व व कृतित्व और कर्म इतना व्यापक और विशाल है कि उन्हें किसी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। साथ में ही वे भारत के राष्ट्रपिता हैं, तो उनकी स्थिति अन्य विचारकों से भिन्न हो जाती है। प्रस्तुत आलेख में शीर्षक गांधी के राजनीतिक विचार हैं, लेकिन लेखकीय स्वतंत्रता लेते हुए हम गांधी के संपूर्ण चिंतन पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके प्रत्येक विचार आपस में इतने गुथे हैं कि उनको खंडों में समझना कठिन है। गांधी अपने आप में संपूर्ण है, जिसमें मानव जीवन के व्यक्ति, देश और समाज का पक्ष शामिल है। इस विषय को हम 2 भागों में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। भाग 1 में गांधी के विचारों का सैद्धांतिक व दार्शनिक पक्ष शामिल है। भाग 2 में हम जानेंगे कि इन विचारों को कैसे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में उतारा और उन विचारों की आज क्या प्रासंगिकता है। आज के हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिव पूजन प्रसाद पाठक, जो वर्तमान में आर्यभट्ट महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के सहायक प्राध्यापक हैं, और मैं हूँ साक्षी मांडवाल। आज हम गांधी के जिन विचारों का दार्शनिक पक्ष जानने का प्रयास करेंगे वे इस प्रकार हैं। सर्वोदय व स्वराज की अवधारणा, स्वदेशी के विचार और सत्याग्रह की तकनीकी शामिल है। इन्हीं विचारों में गांधी का पूरा जीवन दर्शन समाया है। गांधी के चिंतन का विकास रणभूमि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन है। वे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता, अग्रदूत और स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपिता हैं। उनके विचार सार्वभौमिक तथा काफी वृहद रूप में हैं। उन्होंने जीवन, समाज तथा राष्ट्र के प्रत्येक पक्ष पर अपना विचार व्यक्त किया, लेकिन यह विचार किसी सिद्धांत के रूप में नहीं है, बल्कि वे उन सिद्धांतों का प्रयोग अपने व्यक्तिगत जीवन में करते रहे हैं। गांधीवाद सिद्धांतों, मतों, नियमों, विनियमों एवं आदर्शों का समूह नहीं है, अपितु वह एक जीवन शैली है। वह एक नवीन दिशा की ओर इंगित करती है, अथवा मानव जीवन की समस्याओं के संबंध में पुरातन दशा की पुनर्स्थापन करती है, वर्तमान समस्याओं के लिए प्राचीन साधनों को प्रस्तुत करती है। आचार्य कृपलानी के अनुसार गांधी जी कोई तत्ववेत्ता नहीं थे। उन्होंने किसी प्रणाली को जन्म नहीं दिया। वे अग्रणी समाज सुधारक थे। वे कार्य प्रधान पुरुष हैं। विचार समझने के लिए गांधी के दर्शन में साध्य, साधन, साधक और साधना की चतुष्टय का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी विचारक या नेतृत्वकर्ता का कुछ साध्य होता है। उसे प्राप्त करने के लिए वह उचित साधन चुनता है। वह साधन के प्रयोग के लिए रणनीति बनाता है। उस साध्य की प्राप्ति और साधन का चयन किसी परिस्थिति और किसी शर्त पर होती है। साधक कितना योग्य है, ये सभी बातें गांधी पर भी लागू होती हैं। गांधी विचारक से अधिक साधक हैं। गांधी का साध्य है सर्वोदय और उनका साधन है सत्याग्रह। सर्वोदय प्राप्त करने की पहली शर्त है स्वराज्य, जो स्वदेशी पर आधारित हो। परिस्थिति है ब्रिटिश के अधीन भारत। किसी भी विचारक या दार्शनिक के चिंतन को समझने के लिए 2 बातों का जानना आवश्यक है। प्रथम, वह मनुष्य के विषय में क्या सोचता है, अर्थात मनुष्य का स्वभाव क्या है, मनुष्य अच्छा है कि बुरा है। द्वितीय, किन परिस्थितियों में उस विचारक का जन्म हुआ या उस समय का परिवेश क्या था। परिवेश ही विचारों का परिमार्जन और परिष्करण करते हैं। ये 2 बातें चिंतन निर्माण का आधार होता है। गांधी के परिवेश में भारत की परतंत्रता सबसे बड़ा तत्व है। इससे हम सब परिचित हैं। मानव के बारे में गांधी क्या राय रखते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी दर्शन के अनुसार मानव स्वभावतः अच्छा है। उसके आत्मा में अनंत शक्ति सुषुप्ता अवस्था में है। उसमें नैतिक विकास की संभावना है। इसी मानवीय स्वभाव के नींव पर गांधी के चिंतन का प्रसाद खड़ा हुआ है। गांधी के दर्शन में उग्र व्यक्तिवाद का पुट है। उनके लिए व्यक्तिगत जीवन की शुचिता, अनुशासनबद्धता और नैतिकता सत्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी नैतिक अर्थ में व्यक्तिवादी थे, न कि आर्थिक में। उन्होंने व्यक्ति की गरिमा तथा उसके अंतःकरण की सम्मान्यता को विशेष महत्व दिया।
उनके नीति शास्त्र का आधार वह व्यक्ति है जो नैतिक साधनों से अपने चरित्र का उत्थान करने का प्रयत्न करता है। उन्होंने धन के विवेकपूर्ण नियमन तथा सामाजिक न्याय का समर्थन किया। मनुष्य के अंदर सत्यानुभूति की संभावना विद्यमान है। सत्याग्रह के माध्यम से वह यह सिद्ध भी करते हैं। गांधी को मनुष्य की अच्छाई में विश्वास था, मानव की योग्यता पर विश्वास है। मनुष्य में नैतिक विकास की क्षमता होती है। गांधी मनुष्य की परिभाषा भी देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। इसलिए वैष्णव जन ते कहिए रे, जे पीर पराई जाने रे उनका सर्वप्रिय भजन है। गांधी के चिंतन का सार सर्वोदय है। प्रत्येक व्यक्ति का उदय या विकास है। सर्वोदय एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक दर्शन है। सर्वोदय की धारणा भारत तथा ग्रीक चिंतन परंपरा से मिलती है। मानव की आत्मा पवित्र है। वह स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा भ्रातृत्व के आदर्शों को अधिक महत्व देते हैं। गांधी के चिंतन का सार है कि एक व्यवस्था स्थापित किया जाए जिसमें प्रत्येक जन का नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास हो सके। वह व्यवस्था तीनों प्रकार के कष्ट, दैहिक, दैविक, भौतिक से मुक्त हो। इसलिए इस सर्वोदय के माध्यम से वे भारत की आत्मा को खोजने तथा उसे सुरक्षित बनाने एवं सामाजिक व आर्थिक स्तरों पर इसे पूर्णता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। सर्वोदय की प्राप्ति स्वराज्य में संभव है। यह किसी अधीन सत्ता के माध्यम से नहीं हो सकती। इसके लिए स्वराज्य चाहिए। यह स्वराज्य की अवधारणा से अतिरिक्त भी है। इसके दो अर्थ हैं। व्यक्ति के स्तर पर स्वराज्य का अर्थ व्यक्ति के स्वयं के अधीन होना है। गांधी के मत में व्यक्ति राज्य से पृथक है। आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह, किसी के पराधीन न होना काट के परमादेश की तुलना है। व्यक्ति के लिए स्वराज्य का अर्थ अपने व्यसनी आदतों से मुक्ति से है। यह नैतिक रूप में है। राज्य के स्तर पर स्वराज्य आत्मनिर्णय लेने का अधिकार है। ऐसा राज्य जहां पर व्यक्ति की गरिमा और योग्यता का सम्मान हो। उनके अनुसार लोकमत की अवज्ञा करने वाला हर शासक विदेशी है। गांधी के राज्य की अवधारणा भी उनके मानव स्वभाव से निकलकर आती है। वे राज्य के स्थान पर व्यक्ति की योग्यता पर अधिक बल देते हैं। मानव स्वभाव के आधार पर व्यक्ति का समाज में स्थान अधिक है। मनुष्य अकेला ही बहुत से चमत्कारी कार्य राज्य में कर सकता है। राज्य को मानव के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आदर्श समाज जिसमें प्रत्येक का अपना नियम होगा, स्वयं को इस तरह शासित करेगा कि दूसरे के लिए बाधा न बने। राज्य का उद्देश्य सबके हितों में संवर्धन करना है। साध्य और साधन दोनों को पवित्र होना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह की वकालत की। सत्याग्रह वे केंद्र है जिसकी परिधि में उनके अन्य विचार राजनीति का आध्यात्मिकरण, साधनों तथा साध्य की एकता, विश्व की नैतिक प्रकृति आदि घूमते हैं। सत्याग्रह सत्य के विजय हेतु किए जाने वाले आध्यात्मिक एवं नैतिक संघर्ष का नाम है। सत्य सच्चाई का परिचायक है। आग्रह सत्य पर टिके रहने का नैतिक व आत्मबल, प्रार्थना, आस्था आदि का बोध होता है। सत्याग्रह आग्रह के साथ साथ प्रेम की शक्ति भी है। सत्याग्रह एक विधि है अन्याय के विरुद्ध लड़ने की। शक्ति का प्रयोग हितों के संघर्ष में सदियों से होता आया है। शक्ति का यह प्रयोग संघर्षों को समाप्त करने में सफल नहीं हुआ। गांधी ने शारीरिक शक्ति के स्थान पर आत्मशक्ति पर बल दिया है। गांधी का विश्वास था कि मानव स्वभाव के प्राथमिक सद्गुणों तक को विकसित किया जा सकता है। प्राथमिक स्वभाव का अर्थ है जो आदमी हो सकता है, न कि वह जो परिस्थितियों द्वारा बना दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति दैवीय शक्ति का हिस्सा है। यह जरूरी नहीं है कि सभी सत्याग्रही को सत्य के पालन और उच्च मूल्य आदर्शों का प्राप्त हो, लेकिन जो सत्याग्राहक नेतृत्व करता है उसे इन सभी गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। सत्याग्रह वास्तव में आत्मशक्ति का प्रयोग है।
ईश्वर में अटूट आस्था, सत्य पर निरंतर दृढ़ता के साथ चलने वाला, आत्म संयमित, आत्म अनुशासित, मन वचन व कर्म से अहिंसक, आत्मबल से युक्त होना है। हिंद स्वराज में कहा गया है कि सत्याग्रही को 11 व्रतों से युक्त होना चाहिए। वे हैं सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, निर्भीकता, शारीरिक श्रम, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, अस्पृश्यता निवारण। सत्याग्रही को इन नियम का पालन करना चाहिए क्योंकि गांधी के लिए साधनों की पवित्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उनके लिए साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। उन्होंने साधनों की तुलना बीज से और साध्य की तुलना वृक्ष से की है। जिस प्रकार का बीज होगा उसी प्रकार का वृक्ष और उसके फल होंगे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। इस प्रकार जो संबंध बीज वृक्ष का है वही साध्य साधन का है। सत्याग्रह परिवर्तन का माध्यम है। यह माध्यम केवल व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं है, यह व्यक्ति का हृदय भी परिवर्तित करता है। गांधी का सत्याग्रह भारतीय सीमाओं का पार कर शांति, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय मुक्ति के लिए सार्वभौमिक संघर्ष का एक रूप हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह केवल राजनीतिक साधन मात्र नहीं है, बल्कि मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन का एक प्रमुख भाग है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य है सत्य का अन्वेषण। सत्याग्रह इसी अन्वेषण का एक रूप है। इस संदर्भ में सत्याग्रह का सत्य शब्द ईश्वर का पर्यायवाची है और आग्रह शब्द आस्था को इंगित करता है। अतः सत्याग्रह में ईश्वर, आस्था का भी भाव निहित है। सत्य का प्रथम आधार ईश्वर है। ईश्वर अथवा एक सर्वव्यापी आधारभूत आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास गांधीवाद का मूल तत्व है। ईश्वर संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, एक जीवन ज्योति है और उसे सच्चिदानंद, ब्रह्म अथवा केवल सत्य कहा जा सकता है। वह स्वतः विद्यमान, सर्व ज्ञान संपन्न जीवन शक्ति है जो विश्व के अन्य सब शक्तियों में अंतर्निहित है। आध्यात्मिक सत्य का साक्षात्कार तार्किक पटुता अथवा प्रत्यात्मक बोध के द्वारा नहीं किया जा सकता है। उसके साथ आध्यात्मिक अनुभूति, शुद्ध, पवित्र तथा तपमूल जीवन और अपने उद्देश्यों तथा कार्यों में अहिंसा को साकार करने की आवश्यकता है। प्रार्थना गांधी के जीवन का सार है। प्रार्थना आत्मा की उत्कट लालसा की अभिव्यक्ति है। प्रार्थना प्रतिदिन परमात्मा के अभिवादन की प्रणाली है। अपरिवर्तनीय और जीवन नियम ही ईश्वर है। ईश्वास्यमिदं सर्व अर्थात संपूर्ण विश्व में ईश्वर व्याप्त है। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है हिंसा न करना। इसका सामान्य आशय है किसी भी प्राणी जिसमें जीव हो का किसी प्रकार कष्ट न देना, उसकी भौतिक अस्तित्व को नष्ट न करना। गांधी के लिए अहिंसा का अर्थ है कि किसी भी प्राणी का मनसा, वाचा, कर्मणा अमंगल न सोचना। अहिंसा अपने भावात्मक रूप में सक्रिय प्रेम और व्यापक करुणा है। किसी प्राणी को कष्ट न देने की परंपरा, किसी की हत्या न करने की बात सदैव से भारतीय संस्कृति की एक विशेषता रही है। लेकिन गांधी ने अहिंसा के क्षेत्र व परिधि में भी विस्तार किया है। उनके अनुसार अहिंसा केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक क्षेत्र की संकीर्ण परिधि में निहित नहीं होती है, अपितु संपूर्ण मानव समाज और उससे संबंधित परिवेश इसमें समाहित है। अहिंसा का विस्तार व्यक्ति, समाज, प्रकृति एवं राष्ट्रों के स्तर तक है। गांधी का संपूर्ण सामाजिक दर्शन उनकी कुछ नैतिक मीमांसाओं एवं धर्म पर आधारित है, जिसमें अहिंसा का स्थान सर्वोपरि है। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा का आधार मनुष्य का नैतिक या आध्यात्मिक बल है। अहिंसा आत्मिक बल का प्रतीक है। यह मानव का प्राकृतिक मूल है। मनुष्य स्वरूपतः अहिंसक है क्योंकि मनुष्य की रचना ईश्वर ने अपने अनुरूप ही की है। मनुष्य के अंदर ईश्वरीय अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है, परंतु अज्ञानतावश या परिस्थितिवश मनुष्य अपने स्वरूप को भूलकर हिंसक हो जाता है। गांधी के विचारों में हमें वेदांती, आध्यात्मिक, तत्वज्ञान तथा जैनों, बौद्धों और वैष्णवों की अहिंसा मूलक नैतिकता का समन्वय देखने को मिलता है। यद्यपि अहिंसा का आदर्श हमें उपनिषदों, योग दर्शन तथा गीता में मिलता है, किंतु बौद्ध और जैन धर्मों में उनका अधिक महत्व है।
पतंजलि को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठाए तत्सनिधौ बैर त्याज। अहिंसा की वर्णमाला परिवार की पाठशाला में सीखी जाती है और फिर उसका प्रयोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर किया जा सकता है। तुम्हारी आत्मा जो कहती है वही सत्य है। अहिंसा के द्वारा ही सत्य पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अहिंसा साधन है, सत्य साध्य है। अहिंसा को प्रत्यक्ष सामूहिक कार्यवाही की सफल तकनीक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। हिंसा वीर के लिए है। गांधी के अनुसार यदि हम अन्यायी या अत्याचारी को भयभीत होकर अहिंसक बने रहे तो वह नकारात्मक अहिंसा है, यह कायरता है। वस्तुतः गांधी के अनुसार अहिंसा एवं कायरता परस्पर विशेष शब्द हैं। कायरतापूर्ण शांतिवाद से वीरतापूर्ण युद्ध कहीं अच्छा है। यह दुर्बल व्यक्ति के लिए नहीं है। वायात्मा बहिर्नेन लभ्य। कायरता को अहिंसा की कोटि में दिखाना उचित नहीं है। सकारात्मक अहिंसा का जन्म भय से नहीं अपितु आत्मिक बल से होता है। हम सच्चे अर्थों में अहिंसक तभी हैं जब हिंसा कर सकने की क्षमता या स्थिति में होते हुए भी हम ऐसा ना करें। अहिंसा वीरों का भूषण है। अहिंसा का सामाजिक प्रयोग आध्यात्मिक तत्वज्ञान तथा सामाजिक दयालुता में वृद्धि की निहित आवश्यकता की स्वीकृति के आधार पर स्वतः सिद्धि है। जीवन के प्रति प्रेम तथा सम्मान के नियम को यदि व्यवहार में लाया जाए तो अनिवार्य रूप में इससे राजनीति तथा सभ्यता के स्वर, गुणवत्ता तथा चरित्र उन्नत होंगे। गांधी जी कहते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसकी सामाजिकता से ही सहजीवन की भावना निस्तृत होती है, जो अहिंसा की आधारशिला है। इसलिए तो कहा गया है कि अहिंसा सभी धर्मों का तार्किक पूर्वाधार है। अहिंसा को पूर्ण होने के लिए उसका मनसा वाचा कर्मणा पालन होना चाहिए। निर्भयता और आत्मबल के अभाव में अहिंसा का विकास असंभव है। धार्मिक क्षेत्र में अहिंसा की भावना सर्वधर्म संभाव से ही साकार हो सकती है। गांधी के अनुसार पशु रूप में मनुष्य हिंसक है तो आत्मा रूप में अहिंसक। अहिंसा कर्मठता, पौरुषता का दर्शन है, निष्क्रियता का नहीं। अहिंसा न केवल हमारे विरोधियों को परास्त करती है बल्कि हमें आंतरिक रूप से अधिक महान बनाकर अन्य मनुष्यों के साथ एकता के सूत्र में बांधती है। जीवन ही रंगशाला है। अहिंसा का अन्वेषण मानव सभ्यता की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रेम ही इसका आदि, मध्य और अंत है। अहिंसा विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण के लिए पथ प्रदर्शक है। गांधी का अहिंसा संबंधी विचार भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का एक सफल प्रयास है। गांधी का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर उतना ही व्यय करना चाहिए जितना उसके लिए आवश्यक है। व्यक्ति को अपनी सीमाएं स्वयं बांधनी चाहिए। अपनी संपत्ति एवं तृष्णा को स्वयं का करना होगा। सत्याग्रह के माध्यम से स्वराज्य की प्राप्ति होगी, लेकिन वह स्वराज्य पुनः परतंत्र न हो जाए इसका भी भय था। इसलिए गांधी जी स्वराज का आधार स्वदेशी को मानते हैं। विदेशी विचारों, संसाधनों और व्यवस्थाओं पर आधारित स्वराज्य अपनी स्वतंत्रता खो देगा। इसके लिए उन्होंने धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी की वकालत की है। गांधी पाश्चात्य की उस अवधारणा के विरोध में थे जो यह कहता है कि राज्य और धर्म को पृथक रहना चाहिए। प्रत्येक देश को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। स्वराज्य में धर्म का स्थान है। गांधी का सर्वोत्तम योगदान था राजनीति को आध्यात्म से जोड़ना। उनके अनुसार राजनीति तभी मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध होगी जब वह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों से निर्देशित हो। गांधी जी धर्म और राजनीति को साथ लेकर चलना चाहते थे। राजनीति में धर्म की महत्ता के विषय में गांधी जी ने कहा कि मुझे जरा भी संकोच नहीं होता और मैं नितांत विनम्रता से कह सकता हूं कि जो व्यक्ति यह कहते हैं कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म का अर्थ क्या है। मेरे लिए धर्म से रहित राजनीति की कोई सत्ता नहीं है। धर्म के बिना राजनीति मायाजाल है जो आत्मा का हनन करती है।
धर्म का अर्थ गांधी जी के लिए बहुत व्यापक है। वे कहते हैं कि धर्म एक जीवित शक्ति है जो कि समाज के विकास के साथ जन्म लेती है। धर्म के प्रति उनका चिंतन रूढ़िवादी नहीं था। धर्म का अर्थ ईश्वर के अस्तित्व में विकास तथा संपूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम है। धर्म के विनाश से समाज का विनाश हो जाता है। धर्म का संबंध अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को उचित रूप में निभाना है। इस प्रकार धर्म से संबंधित गांधी जी की दृष्टि संकीर्ण न होकर व्यापक है। गांधी जी सर्वव्यापी ईश्वर में विश्वास रखते हैं। गांधी राज्य को हिंसा का प्रतीक मानते हैं। उसका स्वरूप भले ही प्रजातांत्रिक हो, वह हिंसा पर आधारित है। उनके अनुसार अहिंसात्मक समाज में राज्य का कोई स्थान नहीं है। राज्य की शक्ति और कानून हिंसा और बल पर आधारित है। राज्य अपने दमनकारी शक्ति के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्तियों पर लादती है, जो व्यक्ति की व्यक्तित्व को विकसित होने से रोकती है। स्वावलंबन की भावना को नष्ट करके व्यक्ति में कुंठा भर देती है, मानव की स्वतंत्रता छीन लेती है। आधुनिक राज्य के पास अधिक शक्ति है और यह संगठित एवं केंद्रीकृत है। राज्य की शक्ति व्यक्ति के विकास में बाधक है। व्यक्ति आत्मा से संपन्न है, लेकिन राज्य आत्मविहीन यंत्र है। गांधी जी ने राज्य को नैतिक आधार पर अनुचित ठहराया है, ऐतिहासिक या आर्थिक पर नहीं। मेरे विचार से राजनीतिक शक्ति कोई साध्य नहीं है, बल्कि साधन है जिसमें लोगों को अपनी जीवन निर्माण में सहायता मिलती है। राजनीतिक अर्थ है राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रीय जीवन के विनियमन की क्षमता। यदि राष्ट्रीय जीवन इतना परिपूर्ण हो कि वह स्वयं विनियमित हो जाए तो प्रतिनिधित्व की कोई होगी। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होगा। उन्होंने राजनीतिक सत्ता की प्रकृति और चरित्र की निंदा की और उसके स्थान पर अंततः दमन के उपकरण से रहित एक आदर्श समाज का समर्थन किया। सीएन धवन के अनुसार गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे, क्योंकि उनका विश्वास है कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति स्वायत्तशासी ग्रामीण समुदायों के वर्गहीन राज्यहीन लोकतंत्र में ही संभव है, जो दमन के बजाय अहिंसा पर, शोषण के बजाय सेवा पर, संग्रह के बजाय त्याग पर तथा अधिकतम मात्रा में केंद्रीकरण के बजाय स्थानीय व व्यक्तिगत उपक्रमों पर आधारित है। राज्य का शक्तिशाली होना सभी प्रकार की प्रगति में बाधक है। राज्य की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ हिंसा प्रधान समाज है। यदि किसी देश में लोग अहिंसक हैं और अनुशासित हैं तो राज्य अनावश्यक हो जाता है। सभी संस्थाओं की उत्पत्ति मनुष्य के स्वप्रेरणा होना चाहिए। राज्य मनुष्य की अपूर्ण विकास का प्रतीक है। जिस दिन मनुष्य अपना संपूर्ण विकास कर लेगा, उस दिन राज्य जैसी संस्था अनावश्यक हो जाएगी। इसलिए गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है। गांधी के प्रजातंत्र के विचार को सामुद्रिक लहर के सिद्धांत ओशियानिक वेव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार प्रजातंत्र का प्रसार प्रत्येक दिशा में समान रूप से होना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र में कोई लहर उठती है तो चारों दिशाओं में समान गति एवं रूप से फैलती है, अर्थात प्रजातंत्र का प्रसार सर्वत्र समान एवं व्यापक हो। यह सिर्फ संस्कारों का नाम नहीं है, वे आध्यात्मिक प्रजातंत्र का समर्थन करते हैं। प्रजातंत्र मानव विकास के लिए एक उपकरण है जो जनता को अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने एवं उत्तरदायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान करती है। गांधी के अनुसार अच्छी सरकार वही है जो सबसे कम शासन करती है। यंग इंडिया में लिखा है कि स्वतंत्र भारत के लिए मैं ऐसे राज्य की परिकल्पना कर रहा हूं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होगा। वह अपने को इस प्रकार शासित करेगा कि किसी भी स्थिति में वह पड़ोसी को बाधक नहीं होगा। इसलिए कोई राजनीतिक शक्ति न होगी और न कोई शासन होगा। इसलिए उन्होंने पंचायत व्यवस्था को सर्वोपरि स्थान दिया। पंचायत में एक सामुदायिक जीवन का रूप देखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति निर्णय में सहभागी होता है। निर्णय व्यक्ति पर थोपा नहीं जाता है। यह लोकतंत्र का सार है। यही स्वराज्य का मूल है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्णय करता होगा।
वे एक दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं जो पंचायत में ही संभव है। आर्थिक समानता के मूल तत्व हैं प्रत्येक परिवार का संतुलित भोजन, रहने के लिए अच्छा घर, स्वास्थ्य और शिक्षा की उचित व्यवस्था। किंतु गांधी का मार्ग अनुभवातीत, संन्यासमूलक तथा नैतिक है। आधुनिक समाजवाद का आदर्श मुख्यतः भौतिकवादी और धर्मनिरपेक्ष है। हिंद स्वराज में उन्होंने विशाल उद्योगों, मशीनीकरण तथा पाश्चात्य वाणिज्यवाद, साम्राज्यवाद और धर्मनिरपेक्षता को रोग बतलाया और उसकी भर्त्सना की। गांधी निर्धनता को सबसे बड़ा अभिशाप मानते थे। यह मनुष्य को चिंतित व कुंठित कर देती है तथा यह मनुष्य को गलत कार्य करने को बाध्य करती है। आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए उन्होंने न्यास सिद्धांत पर बल दिया। इसमें संपत्ति को न्यास के रूप में कार्य करना चाहिए एवं अपनी संपत्ति को सामाजिक हितों में भी लगाना चाहिए। इसी प्रकार वे बड़े उद्योगों के विरोधी थे। वे चाहते थे कि भौतिक समृद्धि की तरफ जाने के बजाय मनुष्य नैतिक समृद्धि की ओर बढ़े। यदि मशीन का प्रयोग समाज की भलाई के लिए किया जा रहा है तो वह उचित है। वे मशीनी युग के विरोधी इसलिए थे कि मनुष्य इसके अधीनस्थ हो जाता है। कुटीर उद्योग समाप्त हो जाएगा। उनकी अर्थव्यवस्था का मतलब गांव को एक स्वचालित इकाई के रूप में विकसित करने से था। गांव में रहने वालों की अधिकांश आवश्यकताएं यदि गांव में ही पूरी होने लगे तो शहरों में पलायन पर गतिरोध लग जाए। उन्होंने ग्रामीण उद्योगों, विशेषकर हथकरघा उद्योग पर बल दिया। उनकी राम राज्य की परिकल्पना एक विकेंद्रीकृत शासन की थी जिसमें प्रत्येक गांव स्वचालित होगा और एक गणतंत्र के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करेगा। उनकी सोच में यह ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसमें श्रमिक स्वयं अपना स्वामी है। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के शोषण एवं हिंसा का कोई स्थान न होगा। आर्थिक क्षेत्र में गांधी का एक अन्य विचार वर्ग सहयोग की धारणा से भी संबंधित रहा है। उनका विचार था कि श्रमिक और पूंजीपतियों के हित परस्पर विरोधी नहीं होते बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में गांधीवाद वर्ग सहयोग की धारणा का प्रतिपादन करता है। गांधी का विचार था कि यदि श्रमिक पूंजीपतियों के संपर्क में रहेंगे तो वे उनकी बुद्धि और चातुर्य से लाभ उठाकर प्रगति कर सकेंगे। इस संबंध में एक सुंदर उपमा उन्होंने दी है। नदी के किनारे रहने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति की अपेक्षा जो कि एक शुष्क रेगिस्तान में रहता है, उष्ण पैदा करने के अधिक अवसर मिलते हैं। इस भाग में हमने जाना कि गांधी के चिंतन का केंद्र बिंदु सर्वोदय है। यह सर्वोदय आर्थिक के साथ साथ नैतिक और सामाजिक भी है। सर्वोदय की स्थापना स्वराज के माध्यम से होगी, एक ऐसा स्वराज्य जो स्वदेशी पर आधारित होगा। यह स्वराज्य आएगा सत्याग्रह के माध्यम से। भाग 2 में हम गांधी चिंतन के व्यवहारिक पक्षों पर चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो के दौरान सत्याग्रह को निजी और सामूहिक जीवन में उतारकर स्वराज का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद हम गांधी के विचारों की प्रासंगिकता की भी चर्चा करेंगे। आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आपके प्रश्न और सलाह हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।